कि गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस आया था अभी रिसेंटली बच्चों के लिए भी कि 16 साल से कम बच्चों के लिए, और जो जो गाइडलाइंस आई थी। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद डेफिनेटली काफ़ी एक्सपर्ट्स का इसमें इनपुट रहा होगा, काफ़ी आजकल की वर्तमान परिस्थितियों को देखा गया होगा और डेफिनेटली कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि उनके लिए हार्ड हो गई हैं। किसी को इसका वेट भी था कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने ओपिनियन दे रहे होंगे। मैं कोटा के पास ही 12 ज़िले में 2 बार कलेक्टर रहा हूँ। मैं जब 2006 में यहाँ कलेक्टर था 12 में, मैं तब से जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे, मेरे बहुत जानने वालों के बच्चे यहाँ आते थे। मुझे लगता है कि शायद लगभग 2 दशक हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोटा में कोचिंग ने एक बूम देखा है। और उसके डेवलप होने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे कि बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ हुए, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। जब हम हर जगह सक्सेस को एडवर्टाइज करते हैं तो ये ज़रूर बताना चाहिए कि जब किसी को इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली तो भी वो जीवन में बहुत आगे गया था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन जैन सर, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन राजस्थान। तो सर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है, उस सब को इम्प्लीमेंट कराना, उस पर नज़र रखना, एक तरह से आप लोग उसको सामने से उन सारी चीज़ों को देख रहे हो। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपका इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जो भी मैं बातें करूँगा ये सारे पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो कि गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस आया था अभी रिसेंटली बच्चों के लिए भी कि 16 साल से कम बच्चों के लिए, और जो जो गाइडलाइंस आई थी इन पे मैं सर आपसे राय जानना चाहूँगा आपका, कि सर आपका क्या राय है और क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। देखिए, जैसे हम सब ने गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा है, मीडिया के माध्यम से पढ़ा है। मैंने उस गाइडलाइंस की एक कॉपी डाउनलोड की है और मैंने भी पढ़ी है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो राज्य सरकार के स्तर पे डाली गई हैं कि वो एक सक्षम अथॉरिटी बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए काम करेगी। तो मेरा मानना है कि अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ये गाइडलाइंस का जो इफ़ेक्ट है कितनी जल्दी फील्ड में दिखाई देगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद डेफिनेटली काफ़ी एक्सपर्ट्स का इसमें इनपुट रहा होगा, काफ़ी आजकल की वर्तमान परिस्थितियों को देखा गया होगा और डेफिनेटली कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि उनके लिए हार्ड हो गई हैं। किसी को इसका वेट भी था कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने ओपिनियन दे रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब सेंटर से स्टेट्स के साथ एक कंसल्टेशन होने के बाद और स्टेट उन गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी अपनी अथॉरिटी तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली वो जब पूरी गाइडलाइंस बन के बाहर निकलेंगी तब हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि इसका राजस्थान के लिए या कोटा के लिए या तमाम कोचिंग कोर्सेज के लिए किस प्रकार का इफेक्ट रहने वाला है। राइट सर। जो कि कोटा से काफ़ी लोग मुझे कोटा में आके पढ़ने के लिए फॉलो करते हैं कि कोटा में उन्हें आना है, एक स्कूल कोचिंग ज्वाइन करनी है। कोटा स्पेसिफिक के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्या यहाँ पे सुधार करी जा रही है, क्या नई चीज़ें लाई जाएंगी? देखिए, कोटा में कोटा जो डेवलप हुआ है, कोटा अपने खुद के इंफ्रा की वजह से डेवलप हुआ है। और जैसे देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जोन्स बन जाते हैं कि ये एरिया इस चीज़ के लिए फेमस है, तो कोटा नेचुरली बहुत सारे सालों से, मैं कोटा के पास ही 12 ज़िले में 2 बार कलेक्टर रहा हूँ। मैं जब 2006 में यहाँ कलेक्टर था 12 में, मैं तब से जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे, मेरे बहुत जानने वालों के बच्चे यहाँ आते थे। मुझे लगता है कि शायद लगभग 2 दशक हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोटा में कोचिंग ने एक बूम देखा है। और उसके डेवलप होने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे कि बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ हुए, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। पहले मीडिया होता था, फिर सोशल मीडिया होता था, उसने कोटा की एक पब्लिसिटी की। उसके बाद कोटा में जब बच्चों ने आना शुरू किया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता गया। फिर यहाँ उनकी सुविधाओं को देखने के लिए हॉस्टल्स बड़े अच्छे आने लग गए। कुल मिला के जो भी हुआ वो बड़ा जेनरिक हुआ, यानी कि ऑटोमेटिकली बड़े ही नेचुरल तरीके से होता गया। तो कोटा ने अपनी इस तरह की डेवलपमेंट की कि वो कोचिंग के बच्चों की चॉइस बनता गया। फिर वही हुआ जो और चीज़ों के साथ होता है, जब बहुत सारी चीज़ें लगातार आती हैं, जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हम हर जगह कहते हैं कि जब कोई चीज़ अतिरेक की तरफ जाती है तो उसमें फिर आपको समय के साथ अपडेशन करना चाहिए। आप जब जीवन में एक चीज़ का साइज़ बहुत बड़ा कर देंगे तो उसमें समय के साथ चीज़ें आनी चाहिए थी।
आजकल के बच्चे घर में रह के ही काफ़ी तरह के तनाव झेलते हैं। जब एक बच्चा 12-15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में घर छोड़ता है, वो कंफर्ट जोन को छोड़ता है, तो उनको कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा, कई बार मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन का बोझ वो ढो रहा होता है। आप बहुत सारे बच्चों से बात करिए, वो ये कहेंगे कि मेरे पापा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, वो नहीं बन पाए तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप बनो। या मेरे पापा ने मेरे फलाने कज़न को देख के सोचा कि तुम भी बनो। या मेरे पापा के जो दोस्त हैं उनके बच्चों ने कहा कि आप बनो। या मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग इंजीनियर और डॉक्टर हैं, इसलिए बनना पड़ेगा। तो जो ये एक्सपेक्टेशंस का बोझ बच्चों पे आया, तो कोटा के इंफ्रा की कोई गलती नहीं है, या कोटा शहर की कोई गलती नहीं है, या जो यहाँ पूरी डेवलपमेंट हुई वो अपनी जगह सही थी। लेकिन एक मेंटल काउंसलिंग, मतलब मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, एक मॉनिटरिंग वर्ड होता है, इस पे भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि समय रहते हुए जब हमने कमरों को अच्छा किया, टेक्निक को अच्छा किया, बाज़ार अच्छे कर दिए उन बच्चों के लिए, बड़े बड़े मॉल्स लग गए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि 2 लाख बच्चे रहेंगे और उनके पेरेंट्स भी आएंगे जाएंगे, उनके पढ़ाने वाले आएंगे जिनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। हम सब ने कमर्शियली उसको अच्छे से किया है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल मेंटरिंग, मेंटल हेल्थ पे भी अगर उतना ही जोर डालते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ सजग हुई है, और आने वाले समय में, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि समय समय पे जिला प्रशासन भी कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं। पहले कई कलेक्टर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, और अभी भी वर्तमान कलेक्टर ने शुरुआत कर दी है आने के साथ ही। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को ये बताया जाए कि जो हम बार बार बोलते भी हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जब भी जाता हूँ मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब हम हर जगह सक्सेस को एडवर्टाइज करते हैं, तो ये ज़रूर बताना चाहिए कि जब किसी को इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली तो भी वो जीवन में बहुत आगे गया था। तो मैं समझता हूँ कि केवल सक्सेस को सेलिब्रेट करने का कल्चर गलत है। थोड़ा बहुत फेलियर के बावजूद जीवन में सफल होने की संभावना होती है, इस पे काम अगर होता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, इवन ऑफिसर नहीं बन पाए, उस और ऑफिसर बन गए, उसके बावजूद उन्होंने ये छोड़ के कोई और बिजनेस सेलेक्ट किया, तो वो आज, मतलब हम, मैं कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की उस डायरेक्शन में। तो कोई एक पद पा लेना या कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पास करने से आपकी आज की पूरी ज़िंदगी, अगले आने वाले 50 साल की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो हमें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को इस दिशा में भी हमें सजग करना चाहिए था कि जीवन केवल एक एग्ज़ाम में रैंक लेना ही नहीं है, उससे बहुत बड़ा है जीवन, उसमें हम बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस दिशा में अगर हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली जो डर आप दिखा रहे हैं या जो हम सबको लग रहा है, उस पर काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी देखना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस का अननेसेसरी बोझ बेचारे बच्चे ना ढोएं। अब कई बच्चे होमसिक होते हैं और मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन के कारण चले आते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि इतने लाख रुपए जमा करा दिए हैं मेरे मम्मी पापा ने, फिर वो अपने ऊपर एक बोझ डाल लेता है कि मैं इसको जस्टिफाई करूँगा, फिर वो बोझ बढ़ता जाता है। तो मेरे को लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी एक नैतिक दायित्व निभाना चाहिए। हर बच्चे को ही इंजीनियर डॉक्टर बनाना ज़रूरी नहीं है। उनका एक टेस्ट लेके उनको बताना चाहिए कि आप इसके लायक हैं या नहीं है। कई लोग इसका ये तर्क देते हैं कि सर एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टेस्ट लिया ईमानदारी से और बच्चा उसके लायक नहीं निकला, तो सर वाई दे देगा उसको, तो एक्स को लगेगा कि मैंने फालतू में लॉस किया। मुझे लगता है कि ये एक्स वाई जेड सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड से नीचे के बच्चे को यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें केवल डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी चाहिए, हमें तो हर तरह के लोग चाहिए इस देश को चलाने के लिए। तो कुछ बच्चों को ये बताया जा सकता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, उनके पेरेंट्स को बताया जा सकता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि भाई आप इसकी तरफ जोर मत दीजिए, आप अपने बच्चे को कुछ और ट्राई करिए। हो सकता है कि ये कहीं से बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की राह में जाए तो वो और भी बड़ा काम कर सकता है। तो इस तरह से यह माहौल हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पेरेंट्स भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है और खुद स्टूडेंट्स भी है कि छोटे मोटे प्रेशर के आगे उनको हार नहीं माननी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनका एक छोटा सा गलत कदम उनके पूरे परिवार को कहाँ लेके आ जाता है। एक बच्चा जब कोई इस तरह का कदम उठाता है तो हज़ारों लाखों बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ने की संभावना बन जाती है। तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट डालना भी ज़रूरी है। तो मोटिवेशनल लेक्चर्स पे काम, हम लोग उसको मजाक में उड़ा देते हैं मोटिवेशनल लेक्चर्स की बात को। कोई कह देता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर है, देख लीजिए। वो नहीं, बच्चे को कैच करना चाहिए, बच्चे के जो उसकी ज़िंदगी चल रही है उसके इर्द गिर्द की बात करनी पड़ेगी।
कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम लेक्चर उसको लिंक दे दिया। तो मेरा मानना है कि अगर हम सब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपनी जो ओल्ड ग्लोरी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट सर। सर स्कूल एजुकेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में भी कितनी सुधार की जा रही है, क्या क्या नई चीज़ें लाई जाएंगी? जी, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं और नॉर्मली क्या है कि हम लोगों का एक साइकिल बना हुआ है, दिमाग में कुछ ये बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई प्रयास नहीं होते हैं। ये ठीक है कि कुछ लोग प्रयास नहीं करते हैं, वो स्थिति तो सब जगह हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है। लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट से शुरू करते हुए लाइब्रेरीज़ में अच्छी व्यवस्थाएं करने से लेके खेल के मैदानों पे जोर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्मार्ट क्लास यानी कि अब बच्चे जो है स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। इवन कई स्कूलों में तो रोबोटिक्स लैब और वीआर लैब भी आई हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक आईसीटी लैब पे जोर दिया गया है कि कंप्यूटर केवल प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्यों सीखे, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी कंप्यूटर सीखे। कंप्यूटर का सिलेबस डिज़ाइन करके उनकी किताबों पे काम चल रहा है। और इसके अलावा बच्चों को जो इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक पे काम हो रहा है। इसी के साथ वोकेशनल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन के लिए भी काम हो रहा है। तो स्कूलों में अलग अलग तरह की, इवन योगा आ गया है स्कूलों के अंदर, आप देखेंगे स्कूलों के अंदर बैंड क्रिएट किए जाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से लड़कियों के जितने भी स्कूल हैं और हॉस्टल्स हैं उनमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी कंपलसरी हो गई है। तो मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं कि केवल फॉर्मल एजुकेशन देने से कुछ नहीं होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। और अब आप राजस्थान के डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे तो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं आप ये होते हुए देखेंगे। राइट सर। वो बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू मिलके। वेरी मच। थैंक यू। एंड सर लास्ट में मैं चाहूँगा आपके बारे में भी थोड़ा एक दो लाइन जानना कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कितनी मेहनत करके आज इस पोस्ट को हासिल किया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं हरियाणा बोर्ड में हिंदी मीडियम के एक स्कूल में पढ़ता था। मेरा स्कूल बहुत ही एक मीडियम लेवल का ही स्कूल था और मुझे साइंस से बहुत डर लगता था, बहुत सारे बच्चों की तरह। और जब मैंने 10th पास की तो मैं मेरी क्लास के बेहतरीन बच्चों में था और मेरी क्लास के सभी बेहतरीन बच्चों ने साइंस चुना। मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं साइंस के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, तो मैं कॉमर्स लूँगा। मुझे ये कहा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे तो साइंस ही लेते हैं। ये 91 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि शायद 30 से 32 साल बाद चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं, जब लोग एक दूसरे को देखकर संकाय का चयन करते हैं, स्ट्रीम्स लेते हैं। लेकिन मैंने 91 में ही ये तय कर लिया था कि जो चीज़ मुझे लगता है मैं जिसके लायक नहीं हूँ मैं उसको छोड़ दूंगा, चाहे मेरी क्लास के बच्चे कोई भी डिसीजन ले। आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई क्लास जिसने कॉमर्स लिया। कॉमर्स में बहुत अच्छा किया, बीकॉम ऑनर्स किया, कंपनी सेक्रेटरी किया, ICWA किया और फिर आईएएस के एग्ज़ाम में जब बैठने का डिसीजन लिया तब भी कॉमर्स से ही आईएएस किया, जबकि सबने मुझे ये कहा कि आईएएस की परीक्षा के लिए कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है और इस सब्जेक्ट से आईएएस बनना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी से यही कहना चाहता हूँ कि साइंस अच्छी नहीं लगी तो कॉमर्स लेने से मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अगर आईएएस में मुझे कॉमर्स अच्छी लगी तो मैंने कॉमर्स लिया। फ्लो के साथ बहना ज़रूरी नहीं है, मतलब धारा के साथ तो सूखे हुए पत्ते बहते हैं, टहनी बह जाती है, डेड बॉडीज़ बह जाती हैं। हम सब लोग जिंदा हैं और उनमें जज्बा है, तो जिंदा और जज्बे वाले लोग तो धारा के विरुद्ध बह सकते हैं। जस्टिफाई करिए, अपने मम्मी पापा को ये बताइए कि आप मुझे अलाउ करिए, मैं आपको धारा के विरुद्ध बह के भी सफल होकर दिखाऊंगा। तो मैंने हमेशा धारा का फॉलो नहीं किया, मैंने यही देखा कि अगर मेरे में कैपेसिटी है तो मैं कर सकता हूँ। तो हिंदी मीडियम से पढ़ने के बावजूद मैंने इंग्लिश मीडियम से आईएएस का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश आखिर में एक लैंग्वेज है जिसको सीखा जा सकता है। तो आप अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए कि मैं छोटे कस्बे का हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने सफलता हासिल की है। आप लोगों को भी सफलता मिल जाएगी। और छोटी छोटी कंपैरिजंस मत करिए, छोटी छोटी तुलनाएं मत करिए। कई बार तुलनाएं आदमी को बहुत नेगेटिव बना देती हैं। तुलना करनी है तो कोई पॉजिटिव तुलना कीजिए। आप में भी बहुत अच्छे गुण हैं, दूसरे की केवल थोड़ी बहुत एक दो पर्सनैलिटी को देखकर अपने आप को नीचे मत करिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा। राइट सर।